हेलो भाई, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो जब कल परसों से जब से अनाउंस हुआ है यूपीएस के बारे में, तो लोगों के दिमाग में बिल्कुल ही वही बात छा गई कि अब यूपीएस में हाँ पेंशन मिल गई ये वगैरह। या पेंशन तो पहले भी थी, एनपीएस में भी कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था। तो इतना ज़्यादा हाइपर मत हो कि चीज़ों को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि सबसे दिमाग में अभी आप लोगों के यही चल रहा है कि एनपीएस ठीक सही रहेगा या यूपीएस ठीक रहेगा। तो देखो, अभी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन तो अभी किसी पे है नहीं। जो यूपीएस के बारे में जितना अभी जो साइट पे एमएचए की साइट पे जो लोगों को मिला है और लोगों को जो जानकारी है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा कि आपके लिए एनपीएस ठीक है या यूपीएस ठीक है। अगर आपको लगता है आप बहुत साल जीने वाले हो, आपकी उम्र 85-86 साल से भी ज़्यादा अगर आप जियो, तो मैं यही कहूँगा आपके लिए यूपीएस बेटर है। क्योंकि उसमें एक आपको अच्छी खासी पेंशन मिल जाएगी जो आगे आपको आगे तक काम आएगी। और रही बात एनपीएस की, उसमें एक ये बेनिफिट है कि जब आप रिटायर होते हो तो आपको जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 60% मिल जाता है। और अभी के हिसाब से देखें तो मार्केट में आपका 9% से 10% के बीच में रह रहा है एनपीएस का रिटर्न, जो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा आपका रिटायरमेंट के टाइम पे। अब लोग कहेंगे कि कल को मार्केट का क्या भरोसा, डूब गया तो क्या करेंगे बउआ। तो यार ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर मार्केट डूब गया ना तो इकोनॉमी में, अभी याद है जब आपको कोविड के टाइम के आसपास गवर्नमेंट ने अपना वो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई वो डीए देना बंद कर दिया था। और वो डीए अभी तक मिला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह गवर्नमेंट के फंड की कमी आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हर जगह हो सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ एनपीएस में मार्केट क्रैश होगा तो उधर और भी कुछ हो सकता है। बुरा तो बुरा वक्त आना होगा तो आपका आएगा ही आएगा, चाहे आप एनपीएस करो या यूपीएस करो। तो इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि ये होगा वो होगा। वो अभी जब तक और अच्छे से की पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तो अभी से इस बारे में ज़्यादा मत सोचो कि एनपीएस मेरे लिए बेटर है या यूपीएस मेरे लिए बेटर है। गवर्नमेंट ने आपको दोनों चॉइस दे रखी है, आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। याद रखना, अभी तक इसको वापस से चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। मेरी तो सजेशन यही रहेगा, गवर्नमेंट इसमें एक ऑप्शन दे। लोगों को अगर रिटर्न उसमें ठीक नहीं लगे, अगर एनपीएस में आगे ठीक नहीं रहता, तो लोगों को यूपीएस चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा आगे आगे भी। अगर यूपीएस में अगर लोगों को ठीक नहीं रहता तो वो भी वापस एनपीएस में आने का ऑप्शन मिल जाए उन्हें। मैं लगभग कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दें जिसमें लोग अच्छे से समझ सके। क्योंकि जब ओपीएस के बाद एनपीएस आया था तो एनपीएस की भी बहुत तारीफ हो रही थी। ठीक है, तो अभी यूपीएस आया, अभी इसको कुछ को पता ही नहीं। जब 4-5 साल हो जाएंगे, लोग अच्छे से समझ पाएंगे, तब जाके पता चलेगा। इसलिए इतना टाइम तो देना बनता ही है। अब बात करते हैं कि एक न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी के बारे में। ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी अभी, क्योंकि सेटलमेंट के बाद से सैलरी नया बैच शायद अभी तक नहीं आया है, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि अप्रैल में रिज़ल्ट आने के बाद से अभी बहुत ही कम जगहों पे ज्वाइनिंग हुई है। उनकी एग्जैक्ट सैलरी अभी किसी को पता नहीं है। तो मैं एक आपको अभी जो हमारे बैच में आए हैं यहाँ पे, उनकी सैलरी बताने वाला हूँ। तो देखिए, क्योंकि आप अभी अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग जुलाई या अगस्त में हुई है, तो आपका टैक्स वाले उसमें तो आओगे नहीं, तो आपका टैक्स डिडक्ट तो होगा नहीं। लेकिन कईयों का एनपीएस कटेगा, कईयों का नहीं कटेगा। कोई जो एनपीएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनका कट जाएगा। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है कि स्टार्टिंग में जो एक आईबीपीएस पीओ की जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, वो एक 74,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, वो सिटी के हिसाब से आपका सीसी अलाउंस कम ज़्यादा हो सकता है, तो किसी की कुछ ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो मैं एक जो नॉन सीसी सिटी है उस हिसाब से आपकी सैलरी इसलिए बता रहा हूँ। तो आपकी जो एक ग्रॉस सैलरी बनेगी 74,000 बनेगी। उसमें से जो आपका मेजर डिडक्शन रहेगा वो अभी, क्योंकि टैक्स होगा नहीं, ये आपके लिए अभी ठीक है कि आपके 1 साल तक आप टैक्स के उसमें नहीं आओगे। तो इससे बेटर यही रहेगा कि आपका जो टैक्स नहीं कटेगा, आप उसको कहीं अच्छे से इन्वेस्ट कर लोगे। अभी खर्च कर दोगे ना, बाद में पता ही नहीं चलता कि पैसे तो बचाए थे गए कहाँ। तो आपका जो मेजर डिडक्शन रहेगा वो रहेगा एनपीएस का, जो अराउंड 5600 से 5700 के बीच में रहेगा। और बाकी यूनियन के डिडक्शन वगैरह रहेंगे। तो अब मान के चलो जो 74,000 आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, उसमें से 6,000 डिडक्शन हो जाएगा। तो आपको लगभग 68,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी, जो स्टार्टिंग में एक ठीक ठाक सैलरी है। ठीक है, अगर आप अगर ज्वाइन कर लेते हो ना, अगर बैंक में रुकना चाह रहे हो और ज्वाइन कर लेते हो, जेआईबी और सीआईबी ज़रूर दे दो। उससे बहुत बेनिफिट है, अब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि 3 इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा, जो आगे चल के आपको बहुत समझ में आएगा कि उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। तो इसलिए यही है कि आप ज्वाइन कर लो। और अभी स्टार्टिंग में क्योंकि आप नए होते हो, अभी तो आपकी लगभग 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग ही चलती रहती है, तो उस चीज़ को भी इंजॉय भी करो और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहो। मैंने भी यही किया था, मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी, मैंने साथ साथ जेआईबी और सीआईबी दोनों एग्जाम दे लिए थे। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, आपके पास ऊपर बैंक का प्रेशर आ जाता है, या तब आप ये कह के भी नहीं बच सकते मैं तो नया हूँ। तब वो आपको आरओ या जो आपके जो भी एरिया वो होंगे मैनेजर, वो आप पे भी प्रेशर डालेंगे, नहीं भाई तुम भी करो। तो उस चीज़ों से बचने में हुए हो अभी आप, तो आप अभी अपने जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम देते रहो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, इसलिए उस पर लगे रहो। ठीक है,
और अगर जिनकी एज है, जो बैंकिंग में सिर्फ इसलिए आए कि उन्हें एक जॉब चाहिए थी, वो आ गया, वो वहीं स्विच करना चाहते हैं, तो भाई स्विच करना चाहते हो तो उसकी तैयारी करते हो, लेकिन सोच लो, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है ना, आप बार बार स्विच करके, जैसे मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर कई बार सोचता हूँ कि और एग्ज़ाम देके और जगह जाऊँ, तो अब वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, आपको पहले तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो रहना कहाँ पे है। अगर आपको सीजीएल लगता है, आपके लिए सीजीएल बेस्ट है, तो आप सीजीएल करो। ठीक है, तब जेईबी सीईबी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो ईजी एग्ज़ाम है, 1 महीने पहले भी पढ़ोगे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सीजीएल वगैरह तो आप साल भर करते रहते हो, उसको 1 महीने पहले भी पढ़ोगे निकल जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहो यार। पढ़ाई ज्वाइनिंग के बाद भी पढ़ाई किताब कहते हैं ना कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, आपको पढ़ाई करती रहनी चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं कब काम आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहो। जो तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़ते ही रहो। आपको एक मोटिवेशन चाहिए था कि सैलरी कितनी बनती है, तो भाई मेरे ज्वाइन करते ही आपको अभी के टाइम पे एक 68,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, जो एक बहुत अच्छी सैलरी है। नॉन सीसी सिटी में, बड़ी सिटी में तो आपकी और ज़्यादा सैलरी बन जाएगी। अलाउंसेस तो अलग चीज़ है, मैंने कोई अलाउंसेस ऐड नहीं किया, एचआरए वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। आपकी एक प्योर सैलरी बता रहा हूँ। जैसे सीजीएल वाली सैलरी में एचआरए इंक्लूड होता है सैलरी में, यहाँ एचआरए इंक्लूड नहीं है। प्योर सैलरी आपके खाते में आएगी। हर मैक्सिमम बैंकों में 25 से 30 के बीच में आ जाती है आपके अकाउंट में। महीना पूरा होने से पहले आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो। और रही बात कईयों के क्वेश्चन ये है कि मैथ्स और रीजनिंग अभी भी लोगों की इम्प्रूव नहीं होती। देखो कि कैसे क्या करें, मेरा सजेशन ये रहेगा यार, अपने टाइम को ना, अभी जीए, अगर आपका प्री निकल गया तो आप जीए की तैयारी करो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ अभी आ रहा है ना, तो आप अभी उसको एक टारगेट लगाओ। अगर आपके एक क्लर्क के एग्ज़ाम हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो अपना एक टारगेट रखो। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनको अच्छे से करते रहो। जीए अगर लास्ट में भी पढ़ोगे, मैं भी लास्ट में ही पढ़ता था भाई, जीए रट्टा ही मारना है, क्योंकि किस्मत अच्छी रही तो उसी 4-5 महीने के करंट अफेयर्स में आ जाएगा, नहीं हुई तो भाई किसी के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अभी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ध्यान दो। वो कैप्स वगैरह पढ़ते रहो, रीजनिंग के सेट लगाते रहो और अपने मैथ्स के क्वेश्चन लगाते रहो।